हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट करियर वंस अगेन। ये आज हम लास्ट क्लास लेने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की। आज हमारा लास्ट टॉपिक है। क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल सेक्शन था, इसको लिखवाने में बहुत टाइम लग जाता। मैंने पहले लिख दिया, मैं सारी चीजें आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आप इसको, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम चैप्टर एंड करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है, हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसमें कुछ चीजें आती हैं हमारे पास। सबसे पहला आता है हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी मींस क्या है कि इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम इन अ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। पर यूनिट वॉल्यूम में जितने भी कोलिजन होते हैं पार्टिकल्स की, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब देखो होता क्या है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जब कोलिजन होता है तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज कोलाइड करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। इसको कुछ ही रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं रिएक्टेंट को अपने आप को। दोज कोलिजन्स आर नोन एज द इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको? इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन मींस रिएक्टिंग पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूअसली स्ट्राइक करें, कोलाइड करें पर यूनिट वॉल्यूम में, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन कुछ ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन विच लैड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। उसके बाद हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है या थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which the reacting molecule must possess to go to collision frequency या to produce collision frequency, ठीक है। मींस इफेक्टिव कोलिजन, सॉरी, जो इफेक्टिव कोलिजन को प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो रिएक्टिंग स्पीसीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दिस में आल्सो भी नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। देखो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, मैं पहले आपको इसके बारे में समझाता हूं। ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो एक कर्व होता है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व। जैसे कि मैंने यहां बना रखा पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद ही प्रोडक्ट्स बनने चालू होते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली एन इंटरमीडिएट कंपाउंड विच इज नाइदर प्रोडक्ट नॉन रिएक्टेंट। एक इंटरमीडिएट स्टेज पे होते हैं। आप थोड़ा भी इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाओगे तो इसके पार्टिकल्स टूट जाते हैं। जैसे ए और बी, मान लो दो सब्सटेंसेस हैं, ये कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट ए बी बनाते हैं। अगर आप थोड़ा भी टेम्परेचर, इसको थोड़ी भी हीट एनर्जी देते हो तो ए और बी के बॉन्ड टूट जाएंगे, बिकॉज ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है। ना ही ये रिएक्टेंट फॉर्म में होते हैं, ना ही ये प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? दीज आर द कंपाउंड विच आर फॉर्म एट द टॉप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, ये मैंने लिखा है, इज फॉर्म एट द टॉप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज पार्शियल रिएक्टेंट कैरेक्टर एंड पार्शियल प्रोडक्ट कैरेक्टर। ना ही ये रिएक्टेंट होते हैं, ना ही ये प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये टर्म्स, इसमें दो टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक्टिवेशन एनर्जी और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दोबारा बता देता हूं बच्चों, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आर बेसिकली दो सब्सटेंसेस which are formed at the top of potential energy curve and they are neither reactant nor product, they are intermediate compound। थोड़ी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड कराओगे तो इनके बीच के बॉन्ड्स आपस में डिकम्पोज हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं और पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी इज नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह गया हमारा आर्हेनियस इक्वेशन, उसके बारे में करते हैं, फिर चैप्टर का एंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, विच इज आर्हेनियस इक्वेशन। क्या है हमारी आर्हेनियस इक्वेशन? तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? इट इज द इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स the relation between temperature
and rate of a reaction, rate constant, sorry, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन या जो इक्वेशन एक रिलेशन फॉर्म करते हैं, दैट इक्वेशन इज नोन एज दी आर्हेनियस इक्वेशन। इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन आती है विच इज k इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। दिस इज द रिलेशन वी हैव, k इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान से समझेंगे। वी हैव k इज इक्वल टू a इंटू ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे कि इसी चैप्टर की डेरिवेशन में मैं ये आपको बता चुका हूं कि इनमें हम डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते, इसको हम ln को क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है कि अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहें, लॉग लेना चाहें, तो आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, आपको क्या लेना पड़ता है, नेचुरल लॉगरिथम। तो ln k इज इक्वल टू ln ऑफ a e माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां पे हमारे पास ln के एज इट इज रहा। लॉग में अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो हम लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं यहां पे, विच इज ln ऑफ a प्लस ln ऑफ e रेज टू पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं। प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। अब इसको सॉल्व करते हैं। ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a। लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, जो भी पावर है उठ के आ जाएगी आगे, ई ए ओवर आर टी ln ऑफ e। मैं दोबारा से प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूं, log ऑफ m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, यहां दोबारा से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ई ए ओवर आर टी, बिकॉज log e की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1। log e ये हमारा कितना हो गया, 1। अब उसके बाद इसकी वैल्यू मैंने आपको याद हो तो बताया था कितनी होती है, 2.303 log x। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2.303 log a माइनस ई ए ओवर आर टी। मैं इसका भी रीजन लिख देता हूं, बिकॉज ln ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 log x। तो मैंने यहां पे यही प्लेस कर दिया, जो नेचुरल लॉगरिथम था, नेचुरल लॉगरिथम की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी यहां पे भी, और इसकी जगह भी मैंने ये रख दिया। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला हमारे पास क्या आता है। मैं 2.3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, तो फाइनली वी गॉट अ रिलेशन विच इज 2.3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां हमारे पास बचेगा log a माइनस ई ए ओवर 2.303 आर टी। दिस इज द फाइनल रिलेशन वी हैव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन निकल के आते हैं, लेकिन इसका न्यूमेरिकली कोई यूज नहीं है। न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व होगा, देखो कंसीडर करते हैं। कंसीडर वी हैव टू रिएक्शंस, या वी हैव अ रिएक्शन विथ rate constants K1 and K2 at temperature T1 and T2 respectively। मैंने मान लिया मेरे पास एक रिलेशन है जिसके रेट कांस्टेंट K1 K2 और टेम्परेचर T1 T2 है। तो अब मैं इसको यहां पे प्लेस करता हूं, ध्यान से समझेंगे। log ऑफ K2 एक कांस्टेंट रहेगा इसका, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, माइनस ई ए ओवर 2.303 आर T1। देखो ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी दोनों रिएक्शन की सेम रहेगी और कंसंट्रेशन भी रिएक्शन का सेम रहेगा। चेंज सिर्फ दो चीजें होंगी, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो यहां पे K2 है तो यहां पे भी क्या होगा आपका T2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली अब की बार मैं लेता हूं log K1, तो जब मैं K1 लूंगा तो ये जाएगा log a माइनस ई ए ओवर 2.303 आर T1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्लियर है आप सभी को। क्या हुआ यहां पे, मैंने इसी रिएक्शन में जब मैंने K2 लिया तो टेम्परेचर T2 ले लिया, और जब मैंने K1 लिया तो टेम्परेचर T1 ले लिया, जो कि यहां पे आ गया है। अब सब्ट्रैक्टिंग करते हैं इसको, ध्यान से समझेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या फर्स्ट फ्रॉम सेकंड करते हैं, फर्स्ट फ्रॉम सेकंड।
तो माइनस कर देते हैं इसको फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, K2 माइनस K1 करते हैं सेकंड log K2 माइनस log K1, log K2 माइनस K1, इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूं। जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्योंकि ये सेम है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी ये आ जाएगा आपके पास EA ओवर 2.303 RT1 माइनस EA ओवर 2.303 RT2। देख लो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन से इसमें से इसको माइनस किया है, तो log K2 माइनस K1 हो गया। जब मैं इस इक्वेशन में से इसे माइनस करूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल, ये पॉजिटिव वैल्यू आपकी ये रही और ये नेगेटिव वैल्यू आपकी ये रही। जैसे कि एक और लॉग की प्रॉपर्टी की लॉग में अगर दो टर्म्स माइनस हो रही है तो वो दोनों क्या हो जाएंगी डिवाइड, K2 ओवर K1, और यहां से EA ओवर 2.303 R कॉमन ले लो तो ये हो गया 1 ओवर T1 माइनस 1 ओवर T2। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन होती है। ये आप आगे भी, अच्छा यहां पे भी एक प्रॉपर्टी यूज हुई है, log ऑफ m माइनस log ऑफ n इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n। ये प्रॉपर्टी यहां पे इसकी जगह पे यूज हुई है, इसकी जगह हमने ये रखा है, ठीक है। ये आगे भी सॉल्व हो सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log K2 ओवर K1 इज इक्वल टू EA ओवर 2.303 R, ये होगा T2 माइनस T1 ओवर T1 इंटू T2। दिस इज अगेन वी हैव अनदर रिलेशन। आप इन दोनों में से कोई भी रिलेशन देखो, बेसिकली ये यूज कहां होती है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी इसके 2-3 क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है, 5 चीजें होती हैं। आप देखो 1 2 3 4 5, तो न्यूमेरिकली यूज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। करना क्या होता है, 5 में से 4 चीजें आपको दे रखी होती है, 5वीं चीज निकालनी होती है। आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉर्मूले में इसको पुट डाउन करेंगे और आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हमारे 2 चैप्टर मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर चुका हूं, एक तो सोल्यूशन हमारा पूरा हो चुका है और दूसरा हमारा केमिकल काइनेटिक्स भी कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम प्लानिंग टू टीच चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, ठीक है। उसकी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, बनाना स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक से, ठीक है। इसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और प्लीज घर पे बैठ के आप ट्यूशन की कोचिंग का लुत्फ उठाएं, ठीक है। घर बैठो, आराम से एंजॉय करो और इसको मेरी वीडियोस को देखते रहो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इन केस अगर आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज मैसेज में मुझे जरूर ड्रॉप कीजिएगा कि आप लोगों को किसमें डाउट है, किसमें डाउट नहीं है, और कोई सजेशन है तो वो भी मुझे दीजिएगा, ठीक है। दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली एक्सेप्टेबल, ठीक है। आप लोग देखिए इन वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ आपसे मिलूंगा। और हाँ, एक चीज और मेरे दोस्तों, मैं बहुत ही जल्द, आज चाहे कल में एक डिटर्मिनेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं, 1 शॉट में एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि डिटर्मिनेंट आपका एक क्लास में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। टिल देन आप लोग प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।